नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लूसेंट की हम इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था 3 पार्ट हमने इसके पहले कर लिए हैं, यानी 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी ये 4th क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेरी है या आपको वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है आपका तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का जवाब जरूर दूंगी। और त्रिदिशा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको लूसेंट की PDF भी अवेलेबल होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये लूसेंट की जीके है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो पीछे हम मानव विकास सूचकांक तक हम अपनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का जो प्रयास है वो UNDP के द्वारा 1990 ईस्वी से सतत रूप से जारी है। ठीक है, UNDP की फुल फॉर्म मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, द्वारा 1990 से ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट है ये, ठीक है, की संज्ञा दी गई है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में यहाँ पर कुछ देशों की स्थिति दी गई है। ठीक है, कि किस आधार पर उन देशों का चयन किया जाता है। दरअसल जो मानव विकास रिपोर्ट में जब आप बुक अगर आपके पास में है, बुक खोलकर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ डाटा दे रखा है, लेकिन वो डाटा हमारे अभी किसी काम का नहीं है, वो पुराना डाटा है। तो हम उस पुराने डाटा का कोई यूज़ है नहीं अभी हमें, क्योंकि वो डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो आपकी बुक है, बुक में दे रखी है मानव विकास रिपोर्ट 2016, वो किसी काम की नहीं है। अब 2023-24 की नई रिपोर्ट आएगी जो 13 मार्च को डिक्लेयर होगी, उसका नया डाटा आपको याद करना है। ठीक है, तब तक जो आपके एग्ज़ाम है उसमें आपको पिछले साल वाला जो डाटा था 2021-22 का वो आपको याद करना है, जिसमें भारत की मानव विकास रिपोर्ट में जो नंबर है वो 132वां है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो मानव विकास सूचकांक किन आधारों पर जारी किया जाता है, ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का स्तर के आधार पर ही उसे तय किया जाता है। जिन देशों का जो क्रम है या जिन देशों के पास जो पॉइंट है वो 1 से लेकर के, अगर 0.05 यहाँ पे ये पॉइंट में है, ठीक है, आपको याद रखना 0.550, ठीक है, से है तो ये निम्न मानव विकास वाले देश होंगे। और 2.550 से अगर 0.700 से कम है अगर आपका डाटा, तो ये मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आएंगे। और 0.700 से लेकर के 0.88 तक का है, यानी 0.700 से लेकर के 0.800 तक का डाटा है, तो ये उच्च मानव विकास वाले देश होंगे। और 0.800 से लेकर के अगर आपका 1 तक का जो डाटा है तो ये बहुत उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखे जाएंगे। भारत अभी तक जो है वो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये डाटा जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब भारत कौन सी श्रेणी में आता है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 2021-22 का डाटा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों का टारगेट है आज का। आगे हम देखते हैं UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो होता है ZII और बहुआयामी गरीबी निर्देशांक MPI के आधार पर तय की जाती है। ठीक है, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है कि जब आप स्वास्थ्य का, शिक्षा का और आय का जो स्तर है इसमें महिलाओं को शामिल कर लेते हैं। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जब आप इसको निकालते हैं तो देखते हैं कि महिलाएं किस स्तर पर है, महिलाओं का सशक्तिकरण कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो उसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? इसमें 10 इंडेक्स शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक गरीबी की माप का एक व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह के स्तर पर ही चीज़ें मापी जाती हैं, हालांकि इसके इंडिकेटर 10 होते हैं। आगे हम देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर, यानी जो डेथ रेट है वो कितनी है। मातृत्व मृत्यु दर का मतलब होता है कि जैसे जब औरतें बच्चे पैदा कर रही होती तो 1000 बच्चों को पैदा करने के बाद में जो डेथ रेट है वो कितनी है, उसे मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। किशोर मृत्यु दर कितनी है?
महिलाओं का सशक्तिकरण कितना हुआ है, यानी संसदीय सीटों में महिलाओं का प्रतिशत कितना हुआ है, इसको लेकर के अभी हमारी संसद में विधेयक भी पारित हुआ है कि अब संसद में महिलाओं की जो सीटों का जो प्रतिशत रहेगा वो लगभग आपको कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता और आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक यानी MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों जिसपे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक में लिए गए हैं। तो ये थी बहुआयामी गरीबी विकास सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में और मानव विकास की रिपोर्ट के बारे में। अब हम एक नया इंडेक्स देखते हैं खुशहाली से संबंधित। दरअसल भूटान देश ने एक पहल की थी और भूटान ने कहा था कि किसी भी देश का जो पैमाना होता है, किसी भी देश की सामाजिक प्रगति का जो पैमाना होता है, वो उस देश के इनकम या आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, ना ही वहाँ की नेशनल ग्रोथ हो सकती है, ना ही वहाँ का डेवलपमेंट होता है, बल्कि उस देश की खुशहाली कितनी है ये उस देश की सामाजिक प्रगति का पैमाना माना जा सकता है। और ये पैमाना बताता है कि उस देश के लोग खुश हैं या नहीं हैं। इसकी सही माप की कुंजी दरअसल खुशहाली के शब्दों के अर्थ में ही निहित है। ठीक है। तो खुशहाली या हैप्पीनेस मनुष्य मात्र की एक आकांक्षा है, इच्छा है, जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। ठीक है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, ठीक है, ने 2012 से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। तो पूछा जा सकता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो SDSN करता है। कब से जारी हुआ, ये 2012 से हुआ है। और SDN क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, तो इस रिपोर्ट का जो मूल उद्देश्य है तो राष्ट्र की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना है कि जो राष्ट्र है वो जो ग्रोथ के जो पैरामीटर सेट कर रहा है, क्या उससे लोग खुश हैं या नहीं हैं, और लोग किस दिशा में खुशी हासिल कर सकते हैं। इस लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना ही विश्व खुशहाली रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। ये जो माप होती है वो 6 कारकों के आधार पर की जाती है। तो विश्व खुशहाली की जो माप है कितने कारकों के आधार पर होती है, 6 कारकों के आधार पर होती है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है राष्ट्र की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। जारी कौन करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट को, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, 2012 से इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर रहा है। अब देख लेते हैं ये किन किन कारकों के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सबसे पहला है प्रति व्यक्ति GDP यानी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर जारी की जाती है। ठीक है। दूसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के आधार पर। तीसरा है उदारता तथा, ठीक है, और चौथा जो है वो सामाजिक सहयोग। पांचवा है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता और छठा है भ्रष्टाचार का बोध। इन सभी आधारों पर जो है ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 6 कारकों के आधार पर होती है। प्रति व्यक्ति GDP कितनी है वहाँ की, यानी इनकम कितनी हो रही है, क्या वो इनकम इतनी पर्याप्त है कि वहाँ के लोग 2 टाइम का भोजन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, या फिर वो अपनी बेसिक जो नीड हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा सामाजिक सहयोग कितना है, क्या वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें आपसी परस्पर जो भी है सहयोग की भावना है, या वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं। ठीक है। तो क्या सामाजिक सहयोग है या नहीं है। दूसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, वहाँ की जीवन प्रत्याशा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है, लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं, बीमार रह करके 30-32 साल में निपट जा रहे हैं या फिर एक लॉन्ग क्या बोलते हैं खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, 70-75 साल तक अच्छा एक स्वस्थ जीवन वहाँ के लोग जी रहे हैं। जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, वहाँ पे लोग अपने जीवन को के जो विकल्प हैं उनको चयन की स्वतंत्रता है या नहीं। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप क्लर्क बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये सारे जीवन के विकल्पों के चयन करने की स्वतंत्रता वहाँ पर है या नहीं है। उदारता है या नहीं, तानाशाही है। तो उदारता अगर है तो आपका देश खुशहाल देशों की श्रेणी में मापा जाएगा।
भ्रष्टाचार का बोध और करप्शन जो है वहाँ पर कितना फैला हुआ है, कितना कम है, इन सभी बातों के आधार पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है, SDSM। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मेन टॉपिक है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। ठीक है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय, आखिर ये होती क्या है, पहले तो यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रीय आय दरअसल एक देश की परिधि के अंदर या एक देश की सीमाओं के अंदर जो कुल उत्पादन होता है, जिसमें उस देश के रहने वाले नागरिक और विदेशियों से जो आय प्राप्त होती है वो सब शामिल होती है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं या सेवाएं होती हैं उन सभी का मूल्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, ये एक मोटा मोटी मैंने इसका एक परिभाषा आपको बताई है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो लूसेंट में दे रखे हैं, वो क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कब निकलती है, जब राष्ट्रीय आय को आप वहाँ की नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देते हो। ठीक है, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से आप जब डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर आती है पर कैपिटा इनकम, PI। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था सन 1867 से 68 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला प्रयास राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को मापने का कब हुआ, 1867 से 68 में हुआ। किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ठीक है, तो 1868 में जब मापा गया तो उस समय पर देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपये थी। ठीक है, और राष्ट्रीय आय यहाँ पर लगभग थी 340 करोड़ रुपये। ठीक है, कितनी थी, 340 करोड़ रुपया। इसमें है नहीं डाटा, मैं बता रही हूँ आपको। एक सिराज थे जो उन्होंने 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। ठीक है, कितना बताया, प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधारित जो आधिकारिक प्रयास है वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा और वाणिज्य मंत्रालय के भी आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया गया। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति थी 1949 में, जिसका अध्यक्ष कौन था, PC महालनोबिस उनके अध्यक्ष बने थे, और डॉक्टर R गाडगिल और VKR राव इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन थे, एक तो डॉक्टर R गाडगिल और VKR राव इसके सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, PC महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति इसकी स्थापना हुई 1949 में। देखते हैं आगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जो अंतिम वस्तुएं होती हैं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना जो मई 1951 में हुई है, वो राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करता है, सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। और इसमें जो इसका सहयोग है वो कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसके मदद करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय हमारी जो मापी जाती है वो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है, साइमन कुजनेट्स। ये आपको याद रखना है, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय की लागत क्या होती है। ठीक है, ये तो होगी राष्ट्रीय आय की बात और राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए फैक्ट। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय की लागत क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था की आय यानी उसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर की जा सकती है या तो फिर मार्केट प्राइस पर यानी बाजार लागत पर। तो अपने यहाँ पर देश की गणना जो होती है वो राष्ट्रीय या तो फैक्टर कॉस्ट पर निकल सकती है या तो मार्केट प्राइस पर निकलती है। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का क्या है सिस्टम, ठीक है, ये होता क्या है
इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? मूलतः निवेश की गई लागत होती है, यानी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुख्य तौर पर ये उसकी लागत होती है, जिसे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो होता है, उत्पादन करने वाला, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। जैसे पूंजी की लागत क्या होती है? पूंजी की लागत ब्याज, ठीक है। या फिर जैसे आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 लाख रुपए को। अब एक तो हो गई आपकी मेन पूंजी 5 लाख रुपए। पूंजी की लागत क्या है? अगर आपने उस पूंजी को किसी से लोन पर लिया है और उस लोन के बदले में जो आप ब्याज है वो ब्याज दे रहे हैं, तो आपकी पूंजी की लागत क्या होगी? वो ब्याज भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ऋणों के ऊपर ब्याज हो गया है, ठीक है। कच्चा माल जो आपका है, जो आपने कच्चा माल लिया है, उसकी लागत यानी इन्वेस्टमेंट क्या है। श्रम क्या है? अब काम करने के लिए आपने लेबर रखा हुआ है, उस लेबर को भी आपको पेमेंट करनी है, तो लेबर क्या है, उसकी लागत कितनी है। किराया कितना है, जहाँ पर आपने वो प्रोडक्शन करने का जो प्लांट है वो लगाया, या जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस लैंड का किराया कितना है। बिजली का खर्च कितना है। इन सभी चीज़ों की जो लागत होती है, वो लागत हमारी क्या होती है? साधन लागत होती है। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों का जो संपूर्ण मूल्य है, यानी किसी भी चीज़ को आप प्रोडक्शन जब कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्रयुक्त उत्पादक होते हैं कारक, जैसे आपका मैंने बताया पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज या मशीन, माल, श्रम, किराया, इन सभी का जो संपूर्ण मूल्य है वो क्या कहा जाता है? आपका फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन करने वाला होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो इन वस्तु और सेवाओं का जो लागत होती है उसका आकलन करते हैं और उसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित करते हैं। मान लीजिए कि उस वस्तु पर जो टोटल कॉस्ट आई है, फैक्ट्री कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो मान लिया किसी की चीज़ को बनाने में 10 रुपये की लागत लग रही है, तो उसका अब 10 रुपये की तो आपकी लागत पड़ गई है। अब इसमें आपका टैक्स है वो भी शामिल कर लिया जाएगा और इन सभी को जोड़ करके आपका जो क्या बनती है वो मार्केट प्राइस पर वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर होता है इन सभी कारकों का ध्यान में रखते हुए वस्तु का जो मूल्य है वो निर्धारित करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर जब उसमें टैक्स शामिल कर लिया जाता है तो वो मार्केट प्राइस बन जाती है। जब तक फैक्ट्री कॉस्ट में केवल वही चीज़ें शामिल होती है जो हमने अभी पीछे बताया, जिसमें कच्चा माल, श्रम, आपका पूंजी की लागत, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर कर जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, इसीलिए उसे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल ना होने के लिए और कोई भी जो सब्सिडी होती है, कोई भी अनुदान प्राप्त किया जाता है, उसे हम साधन लागत में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जो सब्सिडी होती है वो हमें सरकार की तरफ से पहले ही मिल चुकी होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, साधन लागत में टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर उसका उत्पादन प्रक्रिया में कोई प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो सब्सिडीज़ होती हैं उसे हम फैक्टर कॉस्ट में शामिल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मार्केट प्राइस, बाजार लागत क्या है। तो बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी फैक्ट्री में कोलगेट बनाई, कोलगेट की जो प्राइस था वो आपका था 10 रुपये, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आपकी होगी 10 रुपये। मार्केट में आने के बाद में 2 रुपये उसके ऊपर टैक्स भी लग गया है, इसके अलावा 1 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हो गया है या जो भी उन्होंने शामिल किया, और इन सभी चीज़ों को मिला करके, और दुकान वाला इसमें 1 रुपया अपना प्रॉफिट भी शामिल करना चाह रहा है, यानी एक्स्ट्रा में बेच रहा है, तो आपने जो कीमत अदा की कोलगेट खरीदने के लिए वो अदा की 14 रुपये। तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक उपभोक्ता के द्वारा जो प्राइस दिया जाता है या विक्रेता को अदा किया जाता है वो उसका क्या है, मार्केट प्राइस है। तो इस तरीके से कोलगेट का जो मार्केट प्राइस हो गया वो 14 रुपये और फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत हो गई 10 रुपये। उम्मीद है इतना जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाजार लागत वस्तु और सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर, जिसमें सैनवेट वगैरह जो होते हैं आपके सेंटर के जो वैट थे पहले था ये, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी हो गया है आपका, सीएसटी आदि, इन सबको जोड़ने के बाद में जो निकाली जाती है, ठीक है, वो सभी क्या होती है, बाजार लागत होती है। तो यानी बाजार लागत पर जो फैक्टर कॉस्ट है, उस फैक्टर कॉस्ट में जब आप इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस हैं उन सभी को शामिल कर लेते हैं तो आपकी हो जाती है मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को किए गए जो भुगतान हैं, ठीक है, और सरकार से जो मिली हुई सब्सिडियां हैं यानी अनुदान हैं,
उन सभी में क्या किया जाता है, उन सभी का अंतर होता है मुख्य तौर पर, यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को जो भुगतान किए गए कर हैं उनको भी शामिल किया जाता है, कर को शामिल कर लेते हैं और अनुदान को यानी फैक्टर कॉस्ट में से घटा देते हैं, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही इसकी गणना कर ली जाती है, जो हमने पहले यहाँ पर नोट में पढ़ा था। ठीक है, तो उसको दोबारा काउंटिंग ना हो उससे बचने के लिए यहाँ पर सब्सिडी के रोल को ख़त्म कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड की, यानी मूल्यवर्धन की धारणा की, कि जो प्राइस है वो कैसे बढ़ता है। तो राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु और सेवा दोहरी गणना में ना आए, यानी माध्यमिक वस्तुएं या प्रयुक्त आगतों का आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्यवर्धन विधि या कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड कहा जाता है। अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी हम काउंटिंग कर रहे हैं वो दोबारा काउंटिंग में ना आए, या मिडिल स्तर की जो भी वस्तुएं हैं वो दोबारा काउंटिंग में ना आए, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसे मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। जैसे गेहूं से आपने आटा बनाया, आटे से आपने ब्रेड रोटी बनाया, तो आप जो फाइनल गुड्स शामिल करते हैं तो उसमें गेहूं का आपने कर लिया एक बारी शामिल, फिर आटे का कर लिया, फिर आप ब्रेड का करें। तो इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल जो फाइनल गुड्स होता है, फाइनल गुड क्या हो गया आपका ब्रेड, आप उसी के प्राइस को शामिल करेंगे, ताकि जो आटे वाला प्राइस है, ये गेहूं वाला जो प्राइस है, वो सब जो है यहाँ पर दोबारा काउंटिंग में ना आए। इसी काउंटिंग से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्यवर्धन किसी उत्पादक इकाई के द्वारा उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में उत्पादक इकाई के अंशदान को प्रदर्शित करता है। सकल मूल्यवर्धन यानी GVA का कॉन्सेप्ट अभी ये लेटेस्ट ही आया है, ये क्लासिकल फॉर्मेट में नहीं था। ठीक है, ये नई धारणा है। अगर पूछा जाए तो इनमें से कौन सी नई धारणा है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, GVA, तो GVA आपका एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो सकल मूल्यवर्धन यानी GVO को सामान्यतः उत्पाद के मूल्य यानी माध्यमिक वस्तुओं के उपभोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो GVA क्या है, सामान्य उत्पाद के मूल्य यानी माध्यमिक वस्तुओं के उपभोग के रूप में से परिभाषित किया जाता है। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही क्या होता है, GDP होता है। ठीक है, तो मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में जैसे आपका लेबर है, आपकी कैपिटल है यानी पूंजी है, इन सभी साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। जब हम इसमें जो उत्पाद पर जितने भी कर लगे हैं उन करों के मूल्य को जोड़ देते हैं और उसमें से उत्पाद का जो सब्सिडी है, अनुदान मतलब सब्सिडी, उसको घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धन के योग को ही क्या कहा जाता है, GDP कहा जाता है। अतः किसी भी राष्ट्र का GDP GVA का ही योग होता है। तो GDP क्या है, तो जितने भी GVA होते हैं, GVA जितने भी स्तर पर होता है, क्योंकि उसमें बीच वाली जो प्रक्रिया होती है, नहीं मिडल की जो वस्तुएं होती हैं या उसमें जो टैक्स लगे होते हैं सब्सिडीज़ को घटाने के बाद, इन सभी टोटल GVO को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, GDP आ जाता है। तो किसी भी राष्ट्र की GDP GVO का योग होता है। इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, पर कर और अनुदान का समायोजन होता है। अब ये ह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। दरअसल जब आप किसी भी वस्तु का प्रयोग करते रहते हैं तो उसकी जो लागत होती है वो कम हो जाती है। जैसे एक कार है, आपने एक कार खरीदी 7 लाख पे, उसको यूज़ करते 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 उसकी मशीन में टूट फूट होते हुए या जो भी कुछ होते हुए एक टाइम 3-4 साल रन करने के बाद में उसकी जो प्राइस हो जाती है वो 3-3.25 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये जो उसकी प्राइस में जो कमी हुई है या उसकी जो मशीन थी उसमें जो गिरावट आई है वो क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन होता है, यानी अब उसकी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो GVA का जब योग होता है तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, लेकिन टैक्स और जो सब्सिडी है उनका समायोजन किया गया है। नोट है यहाँ पर एक, भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कॉस्ट पर क्या करता था। पहले हमारा जो देश था वो फैक्टर कॉस्ट पर इनकम की काउंटिंग करता था, लेकिन जनवरी 2015 से CSO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जनवरी 2015 से CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना अब बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कॉस्ट पर ही है।
सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रोस वैल्यू एडिड में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है, और उत्पादक कर जो होता है वो केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेन बात थी वो ये थी कि अब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है, तो पहले फैक्टर कॉस्ट पर होती थी, अब ये मार्केट प्राइस पर होती है। यानी टोटल आपकी जो नेशनल इनकम एट एमपी निकलती है वही आपकी क्या होती है, जीडीपी, या फिर आपकी नेशनल इनकम कही जा सकती है। ठीक है, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है आपका, वही आपकी क्या है, नेशनल इनकम होती है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगले पार्ट में। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशाएं क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।